हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हिंदी एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग क्लास 8 का कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यहाँ पे हम लोग कोशिका की संरचना और उसके प्रकार्य मतलब कितने प्रकार का कोशिका होता है और वह क्या विभिन्न प्रकार का कार्य करता है, इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। और कोशिका का संगठन कैसा होता है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ यह क्लास 9 के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग क्या किस प्रकार का प्रश्न लेंगे? सबसे पहले तो कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे बीच में, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग सीखेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये चैप्टर? पूरी तरह से बेस्ड है कोशिका पे। किस पे? कोशिका पे। और इसकी हम लोग विशेष रूप से संरचना एवं प्रकार्य के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। चलो सबसे पहले स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ सके। अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं या तो वो सजीव होती हैं या फिर क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। जैसे हमारे हाथ में एक पेन है, ये कैसा है? निर्जीव है। निर्जीव है क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का जान नहीं है। या फिर हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो यह विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम को नहीं करता है, जैव प्रक्रम को यह नहीं दोहराता है। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि यह निर्जीव है। ठीक है। साथ ही साथ हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की सजीव वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कि आम का पेड़, नीम का पेड़, मैं, आप, हाथी, घोड़ा इत्यादि। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। अब देखो, जितने भी सजीव होते हैं ना, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य संपादित करते रहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, इस तरह का हम लोग विभिन्न कार्य संपादित अपने जीवन में करते रहते हैं। हम लोग इन कार्यों की एक सूची भी बना सकते हैं। आप अपना कॉपी भी निकाल लेंगे साथ में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा वीडियो को पॉज करके उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में आप जाकर के वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। अब देखो, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों के समूह होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करते हैं। जैसे हमारे पास आंख है, आंख से हम लोग देखने का काम करते हैं, मुंह से बोलने का काम करते हैं, इस हाथ से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और भी बहुत सारा कार्य हम लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा संपादित करते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में जानेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। देखो, इस जो ये अध्याय है ना, मुख्य रूप से किस पे आधारित है? कोशिका पे आधारित है। ठीक है। और कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। किसका? मूलभूत इकाई है। जितने भी अंग हमारे शरीर के बने होते हैं उसका संरचनात्मक मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। आगे देखिए, कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। अब देखो क्या है, जो हम लोगों का घर बना होता है ना, घर बनते तो आप लोग सब देखे होंगे। तो जब भी जो भी घर बना होता है ईंट से, उस ईंट से बने हुए घर में एक चीज कॉमन होता है कि उनका जो दीवार होता है वो विभिन्न प्रकार के ईंटों से मिलने से बनता है। एक ईंट के ऊपर क्या है, दूसरी ईंटों को सजाने से वो क्या बनते हैं? दीवार बनते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से जो दीवार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है। जैसे देखो, जिस तरह से अभी मैं समझाया ना, विभिन्न प्रकार की ईंटों को जोड़कर क्या बनाते हैं हम लोग? एक घर बनाते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके, देखो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ करके विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करती है, और वो फिर अंग आपस में जुड़ करके हम लोगों के शरीर का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या बताया गया है। ठीक है। देखो, अब हम लोग समझते हैं कोशिका की खोज। हमारा जो सब हेडिंग है वो क्या है?
1 इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की खोज के संबंध में। देखो क्या है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 में कॉर्क के स्लाइस में, किस चीज का बात चल रहा है यहाँ पे, कॉर्क का बात चल रहा है, जिसके संबंध में हम अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। देखो रॉबर्ट हुक क्या किए, 1665 ईस्वी में अपने स्वयं एक क्या बनाए, सामान्य आवर्धक यंत्र उन्होंने बनाया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और उसी के सहायता से कॉर्क के स्लाइस में, कॉर्क कहां से प्राप्त होता है, पेड़ के छाल से कॉर्क मिलता है, कॉर्क प्राप्त होता है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, 1665 के दौरान जो बोतलें बनती थी ना, उसका जो ढक्कन बनता था वो किस चीज का बनता था, पेड़ के छाल के छोटे छोटे टुकड़े से निर्मित कॉर्क से बनता था, ठीक है। और उसी कॉर्क में हम लोग किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, किस चीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, कोशिका का। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने उसी कॉर्क में कोशिका का अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क के स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। जब उन्होंने इसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना उन्हें दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे कभी, या फिर ततैया का या बिरनी का छत्ता आप लोग देखे होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि इस प्रकार का कोष्ठ छोटा छोटा बक्सा बना होता है। ठीक इसी प्रकार की संरचना उन्हें दिखाई दी। आगे देखो, तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी के बुक में एक फिगर दिया हुआ है, फोटोग्राफ दिया हुआ है, आप उसको गौर से देखेंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना उन्हें दिखाई दी रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि जो ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह संरचना जो है, यह संरचना देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो दो विभाजन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जो दो क्या है, दो कोशिकाएं हैं, ये एक दीवार के द्वारा आपस में क्या है, विभाजित है, अलग है। तो उन्होंने यह भी देखा कि यह किसके द्वारा, एक दीवार के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, पट्टी द्वारा अलग हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये जितने भी छोटे छोटे कोष्ठ थे ना, ये जितने छोटे छोटे कोष्ठ थे बेटा, इनका क्या नाम रखा उन्होंने नाम रखा इसका कोशिका। क्या नाम रखा, कोशिका नाम रखा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रॉबर्ट हुक उस समय स्टडी कर रहे थे ना, वो कॉर्क के सेल पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और कॉर्क का सेल कैसा था, मरा हुआ था, मृत था। कैसा था, मृत था। यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया गया है, मृत। बहुत सारे बच्चों को मृत का अर्थ नहीं समझ में आता है। मृत मतलब होता है मरा हुआ। क्या होता है, मरा हुआ ना। तो उन्होंने मृत सेल को देखा, मृत कोशिकाओं को देखा। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। अब देखो, जो सजीव की जीवित कोशिकाएं थी ना, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मृत कोशिका तो अध्ययन कर लिया, लेकिन जो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन है वह संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही क्या हो पाया, संभव हो पाया। अब संवर्धित सूक्ष्मदर्शी कहने का तात्पर्य क्या है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड इंग्लिश तो समझते हो ना, मतलब जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो था उसकी तकनीकी उन्नत होती गई, तो जब तकनीकी उन्नत हुई तो उन्नति के बाद ही क्या हुआ, जीवित कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जा सका, ठीक है। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद, कितने वर्ष के बाद की बात चल रही है, रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद की बात चल रही है। 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। देखो रॉबर्ट हुक 1665 में खोज किए और उसके 150 वर्ष बाद तक भी लोगों को जीवित कोशिका, लिविंग सेल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, ठीक है, एडवांस होते गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जिसके चलते बाद में इसका अध्ययन करना संभव हो पाया। आज हमें कोशिका के संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत जानकारी है। अब क्या है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप अवेलेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद क्या हुआ, जीवित कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर पाए अच्छे से, और आज हम लोगों के पास कोशिका के संबंध में बहुत अधिक जानकारी है। जब आप आगे के क्लास में जाएंगे, आगे के कक्षा में जाएंगे, तो वहां पे आप कोशिका के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर यदि आपके अंदर इच्छा हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो, तो जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के बारे में आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं।
यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोगों के पास एक हेडिंग है कोशिका। कौन सा हेडिंग है? कोशिका। देखो, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों को कोशिका दोनों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखो, जो घर बनता है, मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूं कि घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, इसलिए उसका जो इकाई है, मूलभूत इकाई क्या है? ईंट है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी जीव का जो शरीर होता है उसकी संरचना किस चीज से होती है? उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका क्या है? उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसीलिए तो कहा गया है कि जितने भी सजीव हैं उनकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। इसको याद रखिएगा हमेशा, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है। अब देखो, जो घर बनता है ना, जो घर बनता है उसमें जो ईंट होते हैं ना, वो एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के ईंट का उसमें प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति और डिजाइन इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो, जो सजीव जगत के जितने भी जीव हैं ना, उनकी भी आकृति और साइज अलग अलग होती है। जैसे आप आम का पेड़ देख रहे हैं ना और हाथी का शरीर देख रहे हैं, एक चींटी को देख रहे हैं ना, एक चींटी देखते हैं ना, ठीक इसी प्रकार एक पीपल के वृक्ष को देखिए, क्या उनकी आकृति समान है? नहीं, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन इन सबों के शरीर की संरचना भिन्न होते हुए भी ये किस चीज के बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। किन चीज के बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की रचना अधिक जटिल होती है। अब देखो, जो ईंट हैं उनके भीतर जो उनकी रचना है उतनी जटिल नहीं होती है, लेकिन जब आप एक कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसके आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके संबंध में, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूं कि उसके भीतर की संरचना का जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो वो अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, और अभी भी वैज्ञानिक उसके संबंध में बहुत सारी गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारे पास है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। देखो, जब भी आप लोग अंडे के दुकान पे जाते होंगे तो वहां पे आप लोगों को अंडा दिख जाता होगा बहुत आसानी से। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है? देखो, मुर्गी का जो अंडा होता है ना, हमेशा याद रखना, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। क्या है? एकल कोशिका का उदाहरण है ना, जिसे हम लोग अनएडेड आई से, मतलब नग्न आंखों से देख सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे एक फोटो है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो चीज दिखाया गया है वो है ईंटों की दीवार। किस चीज की? ईंट की बनी हुई दीवार दिखाई गई है। ठीक है, इसमें देखो छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं और ठीक इसी प्रकार एक तरफ प्याज की झिल्ली दिखाई गई है। इस प्याज की झिल्ली में क्या है? छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी मकान का, किसी भी भवन का मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? ईंट है। ठीक इसी तरह से एक प्याज की झिल्ली में आप लोग देख सकते हैं कि प्याज की जो संरचना है, उसका संगठन है, उसका मूलभूत इकाई क्या है? उसका मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है ना। इसको हमेशा नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, जैसा कि मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सजीवों की कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। देखो, तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सजीवों की कोशिका की संख्या। अब देखो, अलग अलग जो सजीव होते हैं ना, उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे पहले के कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे, अमीबा का शरीर एक ही कोशिका का मिलकर बना होता है। लेकिन हम लोगों जैसे और हाथी जैसे जो बड़े जीव होते हैं ना, उनका शरीर जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से इनकी जो आकृति होती है ना, आकृति भी भिन्न भिन्न होती है और इनकी साइज में भी भिन्नता पाई जाती है। अभी इसके संबंध में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखो इधर, अब हमारे पास क्या है? वाइड स्क्रीन है, आप इस पे देख सकते हैं। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किस प्रकार से सजीव कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक किसका प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है। सूक्ष्मदर्शी किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आवर्धित, मतलब बड़ा। आवर्धित का अर्थ क्या होता है? आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा। इसको नोट कर लेंगे, कुछ बच्चों को हिंदी का शब्द समझ में नहीं आता है। आवर्धित का अर्थ क्या होता है? आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा ना। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक। अब देखो एक और शब्द यहाँ पे आया है, अभिरंजक। कौन सा शब्द है?
अभिरंजक। देखो जैसा कि अभी हम इसको गोला किए ना, यहाँ का पूरा क्या था, बैकग्राउंड व्हाइट और ब्लैक था, तो इसको गोला किए किससे, लाल रंग से कर रहे हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, जो कोशिका होता है उसको सराउंडिंग से अलग करने के लिए कुछ खास तरह के रंजक, मतलब रंगने वाले चीज, ठीक है, जिससे उस पर कलर किया जा सके, वैसे केमिकल होते हैं जिनको क्या किया जाता है, कोशिका के ऊपर 1 या 2 बूंद टपकाया जाता है, जिससे वो अगल बगल के इन्वायरमेंट से कट के अलग रंग के हो जाते हैं और उनके अध्ययन में क्या होती है, सुविधा होने लगती है। तो ये रंजक एक प्रकार के इसी प्रकार के केमिकल होते हैं, अभिरंजक ना। समझ में आ रही है बात। अभी हम लोग जब आगे चलेंगे इसी चैप्टर में तो विभिन्न प्रकार के अभिरंजकों के संबंध में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जंतु या पादप के कोशिका को किस प्रकार के अभिरंजक से रंग करके हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। देखो हमारी जो धरती है यहाँ पे क्या है, लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। अब पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, सबका साइज अलग है, मैं पहले ही बता चुका हूं। हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, चींटी अलग है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। देखो उनके जो अंग है ना, उनकी आकृति, साइज और उनके कोशिका भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनकी संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। अब हम लोग नीचे देखेंगे इसके संबंध में। अभी सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कोशिकाओं की संख्या। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिकाओं की संख्या। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको गौर से देखना। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे, अब लंबे वृक्ष में कुछ भी ले सकते हो, जैसे तुम पीपल का वृक्ष ले सकते हो। किसका वृक्ष ले सकते हो, पीपल का। लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। देखो एक हाथी है, एक पीपल का पेड़ है, इसमें सोचो कितनी कोशिकाएं होंगी। यह संख्या अरबों खरबों में, किसमें, अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो हम लोगों का मनुष्य का शरीर है ना, इसमें कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब देखो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते रहते हैं। उत्तक क्या करते हैं, पहले तो कोशिका समूह में आएगा, और कोशिका जो समूह बनाएगा उसका नाम क्या रखा गया है, उत्तक। क्या रखा गया है, उत्तक। और उत्तक हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। आइए एक लाइन यहां पे दिया गया है कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1 अरब में कितने होते हैं, 100 करोड़। 1 अरब में 100 करोड़। देखो इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसका पीडीएफ है यहाँ पे अवेलेबल, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और बार बार वीडियो को रोक करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं, और वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। देखिए आगे क्या कहता है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, वह जीव जिनकी शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक यानी अनेक सेलुला मतलब कोशिका कहलाते हैं। देखो हमारे पास 2 तरह के क्या है, हमारे पास 2 तरह के जीव अवेलेबल हैं, ठीक है। धरती पे 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर क्या है, 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। किससे, 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। और ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिक जीव कहते हैं। कैसा जीव कहते हैं, बहुकोशिक मतलब मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब 1 से अधिक, सेलुलर मतलब जिसमें सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 1 से अधिक सेल पाए जाते हैं जिन जीव जंतुओं में, उनको हम लोग बहुकोशिक कहते हैं। याद रहेगा सबको, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। अब देखो जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनमें कोशिकाओं की संख्या थोड़ी कम होगी, कोशिकाओं की संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन उनके किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब इस बात को आप लोग जानेंगे तो आप लोग आश्चर्य से भर जाएंगे कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ 1 कोशिका से ही होता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके संबंध में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो हम लोगों के शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं, फिर भी हमारे जीवन की उत्पत्ति 1 कोशिका से ही होती है। कैसे, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, कौन जी, पिताजी होते हैं, हमारे पिताजी और हमारे माताजी, ठीक है,
इनके जो गुणसूत्र हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है, तो क्या होता है जब ये आपस में संलयन करते हैं तो इससे किस चीज का निर्माण होता है, जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जाइगोट कितने, एक कोशिका के ही होते हैं, एक कोशिका के, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मेल और फीमेल के आपस में संपर्क में आने से, संबंध बनाने से क्या होते हैं, उनके अंडाणु और शुक्राणु क्या मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होकर के किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का, किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का, ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। और बाद में ये जाइगोट डिफ्रेंशिएट होकर के बाद में ये क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनाएगा, एक सेल से विभाजन होगा और कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 12 सेल, ऐसे बढ़ते चला जाता है, 16 सेल, 18 जो भी हो, तो वो आगे क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है और हम लोग के जैसे बड़े शरीर का निर्माण हो जाता है। हम लोग कहाँ तक आ गए, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। जो एक निषेचित अंडा है, कैसा अंडा होता है, निषेचित अंडा होता है, जिसके संबंध में अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है, जिसको अभी हम आप लोगों को क्या कहिए हैं, डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो चित्र है हमारे पास 8.3a ना, हम लोगों के पास कौन सा है फिगर, 8.3a। अभी इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। चित्र 8.3a एवं बी को देखिए, हमारे पास देखो 2 फिगर है ना, 2 फिगर है। 8.3a किसका फिगर है, अमीबा का, किसका है, अमीबा का। ये एक कोशिकीय जीव होता है, कैसा जीव होता है, यूनिसेलुलर। और एक दूसरा जो देखो ये चप्पल की तरह की आकृति दिख रही है ना, स्लीपर के जैसी, चप्पल के जैसी, ये क्या है, एक जीव है और इस जीव का नाम क्या है, पैरामीशियम। क्या नाम है इस जीव का, पैरामीशियम नाम है ना। ये जो चप्पल की तरह की संरचना दिख रहा है इसका नाम क्या है, पैरामीशियम है। देखो कहता है दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं, ये अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों किसके बने हैं, एक ही कोशिका के बने हैं, ठीक है। एक कोशिका वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव कहते हैं, यानी यूनिसेलुलर, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोग बोलते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिक जीव होते हैं। देखो जो एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। देखो जो बहुकोशिक जीव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उनका पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये जितनी कार्य किसके द्वारा, बहुकोशिक जीवों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिसका मैं अभी लिस्ट बता रहा हूं, ये सारे कार्य एक कोशिक जीवों के द्वारा भी संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। एक कोशिक जीव जैसे ही अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता तथा पाचन पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है, जैसा मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया। यहां तक क्लियर हो गया। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। देखो एक कोशिक जीव के पास क्या है, एक ही कोशिका अवेलेबल है, लेकिन जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनके पास असंख्य कोशिकाएं होते हैं, जो क्या समूह बना करके समूह बनाते हैं। और कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, और वो समूह बना करके क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता है कि कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें आगे हम लोग देखते हैं। अभी आगे बताता है, जैसा कि आप लोगों को आकृति में दिख पा रहा होगा, आप लोगों को आकृति में भी दिख पा रहा होगा कि क्रियाकलाप 8.1 यहाँ पे दिया हुआ है। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम के अस्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। अब देखो तुम्हारे क्लास में जो क्लास टीचर है ना, वो क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तुम लोगों को अमीबा और पैरामीशियम दिखा सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग अमीबा और पैरामीशियम देख रहे थे ना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना, या फिर हम लोगों के किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है हम लोगों को, तो जो हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक इस प्रकार का स्लाइड लेते हैं वो लोग, क्या लेते हैं, शीशे का स्लाइड होता है, और उस पर अपने ब्लड को हम लोग ऐसे ब्लड लगा देते हैं, ठीक है। और इसका फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वे अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पैरामीशियम और अमीबा का क्या होता है, बना रहता है स्लाइड पहले से, कहाँ पे, आपके लैब में, लेबोरेटरी में ना, चले जाइएगा स्कूल में और वहाँ पे जाकर के अपने साइंस टीचर से बोलिएगा कि हमको सर दिखाइए, ठीक है। तो आपको क्या दिखाएंगे, इस स्लाइड को दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं, और अध्यापक ये सब काम करेंगे, स्कूल के अध्यापकों का काम है। मैं आगे कभी समय मिला तो आप लोगों को भी स्लाइड बना करके दिखाऊंगा। अभी आप लोग देखिए स्क्रीन पे। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की आकृति।
अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कोशिका की आकृति। चित्र 8.3a को देखिए, हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है 8.3a, हमारे पास एक चित्र है, कौन सा, 8.3a। थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए जो चित्र है। देखिए 8.3a, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले ही यहाँ पे हम लोग अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इसको वाइड कर लेते हैं ना, आप लोगों को चित्र पता है। 8.3a को देखिए, चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। चूंकि यह एक कोशिक जीव है, आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। और आप यह भी देखेंगे कि जो अमीबा का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अमीबा का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कैसा है, अनियमित है। देखो अमीबा कुछ इस प्रकार का दिखता है, और ये कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसा मैंने बना दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि अमीबा ऐसा ही दिखेगा। इसका जो आकृति है यह हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तित होता रहता है, अनियमित होता है ना। कैसा होता है, इसकी आकृति अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए, अब देखो किसका बात कर रहा है, परिवर्ती लंबाई ना, परिवर्ती लंबाई, साइड में कुछ छोटे छोटे क्या प्रवर्ध निकलते रहते हैं। प्रवर्ध मतलब फिंगली, जो हम लोगों का फिंगर है, उंगली के जैसे संरचना निकलते रहती है, ठीक है, दिखाई देती है। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदाभ। देखो यहाँ पे जो उंगली की तरह की संरचना निकली हुई है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पादाभ कहते हैं। पादा और भ, पादाभ कहते हैं। क्लियर है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि आप कक्षा किसमें 7 में पढ़ चुके हैं, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन के अधिग्रहण के करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो अमीबा का मैंने फोटो बनाया, तो इसका जो पदाभ है, जो उंगली की तरह की संरचना निकली हुई है, ये इसको दो चीज में मदद करता है। पहला इसको मदद करता है इसको चलने में, किस चीज में मदद करता है, चलने में, इसके मूवमेंट में मदद करता है। और दूसरा किस चीज में मदद करता है, जब इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है, कोई भोजन का टुकड़ा आता है, तो ये क्या करता है, अपने पदाभ को उसको दोनों तरफ से घेर लेता है उसी से, और उसको किधर ले जाता है, भीतर ले जाता है। कहाँ, फूड वैक्यूल में। अरे बात समझ में, कहाँ ले जाता है, फूड वैक्यूल में ले जाता है, और वहां पे जाकर के उसका फिर पाचन कर देता है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अपनी आकृति बदलने में अमीबा को क्या लाभ होता है। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को अनेक प्रकार का लाभ होता है, ठीक है। पहला नंबर तो वह छद्म आवरण का निर्माण कर पाता है। दूसरी चीज, वह उसके शरीर को चलने में, मूवमेंट में सहायता मिलती है, और भी कई प्रकार की लाभ उन्हें होते हैं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि अमीबा के बदलती आकृति के कारण उन्हें क्या लाभ होता है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पदाभ के बनने के कारण होता है। जो उसके प्रवर्ध निकले हुए थे ना उंगली के जैसे, उस जिसको हम लोग पदाभ बोले थे, पदाभ के बनने के कारण उसकी आकृति बदलती रहती है, जो उसे गति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, गति, मूवमेंट प्रदान करती है, एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखो जो ह्यूमन ब्लड होता है ना, मनुष्य का जो रक्त होता है, उसमें एक खास प्रकार की कोशिका पाई जाती है, WBC। क्या बोलते हैं, WBC ना, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कण बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे जो WBC हमारे पास है भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। इसमें भी कितना, एक कोशिका होता है जो अपनी आकृति बदल सकती है। ये भी क्या करता है, अपना आकृति चेंज करते रहता है ना। जो हम लोगों के ब्लड में WBC सेल पाया जाता है, यह भी अपनी आकृति अमीबा की तरह बदलते रहता है, ठीक है। WBC एक कोशिक है, कैसा है, यूनिसेलुलर ना। जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और देखो WBC हम लोगों के शरीर का कोशिका है, उसका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता है, जबकि जो अमीबा होता है उसका अपना अस्तित्व होता है। बेटा समझ में आ रहा है सभी लोगों को, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। चित्र 8.4a-b-c में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। देखो अभी नीचे एक फोटोग्राफ है, आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ देखिए, इसमें आप लोगों को 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में दिखाया गया है। जो पहला आपको गोलाकार रक्त कणिकाएं दिख रही हैं, ये क्या है, ये रक्त कणिकाएं हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा हमारे पास ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है, कौन सा है,
तंत्रिका कोशिका, जो हम लोगों के तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। और हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये तर्कु रूपी पेशी कोशिका है। कैसी कोशिका है? हम लोगों के मसल्स में जो पाए जाते हैं सेल, ये मसल सेल्स हैं ना। हाँ, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। ठीक है, देखो जो कोशिका हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिका के बारे में अभी हम आप लोगों को बताएं। पहले को हम लोग बताएं लाल रक्त कणिकाएं, क्या बताएं? रेड ब्लड सेल्स। दूसरा हमारे पास क्या है? तंत्रिका कोशिका है। और तीसरा हम लोग पेशी कोशिका के बारे में जिक्र किए। इनकी आकृतियां अलग होती हैं और ये विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं शरीर में। जैसे ब्लड सेल्स का क्या कार्य है? आरबीसी का। आरबीसी जो होते हैं हमारे शरीर में खून में पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग से, कहाँ ले जाते हैं हम लोगों के, कहाँ पे, हार्ट में ले जाते हैं और फिर पूरे बॉडी में ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे बनता है। दूसरा तंत्रिका कोशिका क्या करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तंत्रिका से संबंधित, उसको एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह पर, जैसे हमारे शरीर में कहीं पे पिन चुभाया जाता है तो उसके बारे में जो हमारे मस्तिष्क को सूचना देता है, इस प्रकार के कार्य को कौन संपादित करता है? तंत्रिका कोशिका करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पेशी कोशिका का क्या कार्य है? वे सिकुड़ते और फैलते हैं और इस सिकुड़ने और फैलने के चलते हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाओं का जिक्र किया गया है। आगे देखिए, कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय कोशिकाएं कैसी होती हैं? या तो गोलाकार होंगी, किसके जैसा? रक्त कोशिका के जैसा, या फिर चपटी होंगी, चपटी गोल, अथवा लंबी होंगी, जैसा कि अभी हम आप लोगों ने देखा पेशी और तंत्रिका कोशिका लंबी थी। ठीक है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे क्या होते हैं? नुकीले। इनका आकार तर्कु रूप होता है। कभी कभी कोशिका बहुत लंबी होती है, कभी कभी कोशिका क्या होती है? बहुत लंबी। जैसे तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। जैसा कि अभी पहले हम आप लोगों को समझा चुके हैं तंत्रिका कोशिका कैसे कार्य करता है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। देखो, तंत्रिका कोशिका विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक भेजता है कि उसको कैसे कार्य करना है, और शरीर के विभिन्न भागों से इंफॉर्मेशन भी हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका करता है। ठीक है, 2 बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी के माध्यम से तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को समन्वयित भी करता है, मतलब एक साथ करने में मदद करता है। अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखेंगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? अब हम लोगों के पास आगे है लाइन कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। देखो, जो कोशिका होता है ना, कोई भी कोशिका, चाहे वह जंतु कोशिका हो या फिर प्लांट कोशिका हो, इसके बाहर साइड में, मतलब बाहर में क्या होता है? एक झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक झिल्ली होता है जो कोशिका के भीतर की जो बाकी की संरचना है उसको क्या करता है? संभाल के रखता है। क्या करके रखता है? संभाल के रखता है। जैसे कोशिका के भीतर केंद्रक है, इसके भीतर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके भीतर लाइसोसोम है। इन सारे चीजों को अपने अंदर जो संभाल के रखता है, वो कौन संभाल के रखता है? कोशिका झिल्ली। एक झिल्ली की संरचना होती है, झिल्ली जैसी संरचना होती है, वही उसको संभाल के रखती है। क्लियर है? जैसे तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक बोतल होता है ना, बोतल में पानी जब हम लोग भर देते हैं तो बोतल के बाहर का जो आवरण होता है, दीवार होता है, समझ रहे ना, जो दीवार है बोतल का, वही दीवार क्या करता है? उसके भीतर के पानी को संभाल करके रखता है। तो इस बात को अब आप समझ गए होंगे कि इसकी झिल्ली भी इसी प्रकार से कार्य करती है। पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है। लेकिन देखो, जो पेड़ पौधे का कोशिका होता है, उसके जो कोशिका हैं उसमें क्या होता है? एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है। किसके अलावा इसमें एक अतिरिक्त संरचना भी पाई जाती है। इस प्रकार से ना, एक अतिरिक्त संरचना होती है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए आप लोग? एक होता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है? सेल वाल। मतलब इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अतिरिक्त आवरण होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं ना।
कहते हैं। यह कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? एक कोशिका को पहले तो आकार प्रदान करती है और दूसरी इसको दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है मजबूती। दृढ़ता का अर्थ क्या है? यहाँ पे दृढ़ता का अर्थ है मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो, जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु उसमें एक ही कोशिका होता है, एक कोशिक जीव होते हैं जीवाणु। इनका भी जो ऊपर का कवर है, सेल के ऊपर का कवर, एक किस चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति का। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का बना होता है ना। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति का बना होता है। कोशिका का साइज, अब हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कोशिका का साइज। देखो, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर या 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। देखो, हमारे पास है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। कितना भाग का बात चल रहा है? 10 लाखवां भाग ना। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब 1 मीटर को 10 लाख जैसे देखो, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहले मान लो कि हमारे पास 1 मीटर इतना लंबा है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दें, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग तोड़ दें, तो इसका जो 10 लाखवां छोटा भाग होगा ना, वो किसके बराबर होगा? माइक्रोमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइक्रोमीटर के। और इसको हम लोग एक और टर्म दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोन। मतलब 1 मीटर का जो 10 लाखवां भाग होता है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? 10 का पावर -6 मीटर जो होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोलते हैं। 1 माइक्रोन बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1 माइक्रोन बोलते हैं। 1 माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। देखो, जो सबसे छोटे सेल होंगे वो सोचो 1 सेंटीमीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होंगे, और कुछ सेल तो 1 मीटर लंबे भी होते हैं। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं। ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती हैं? हम लोगों को नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है उनको देखने के लिए ना। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। देखो, अब जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसकी साइज कितनी होती है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? जीवाणु कोशिका है। अच्छा, तुम लोगों को पता है जो धरती पे सबसे छोटी कोशिका है किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। याद रखिएगा ना, माइकोप्लाज्मा का। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर गुने 130 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 170 मिलीमीटर गुने 130 मिलीमीटर के बराबर, लगभग इतना छोटा सा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास है क्रियाकलाप 8.2, थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मुर्गी का एक अंडा उबालिए। आप लोग अंडा कभी उबाले हैं? अगर आप शाकाहारी हैं तब तो अंडा नहीं उबाले होंगे, यदि आप मांसाहारी हैं तो जरूर अंडा उबाले होंगे। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। देखिए, अगर आप शाकाहारी हैं फिर भी आप अंडे की दुकान के पास खड़े होकर के इसे देख सकते हैं। जब अंडा उबाला जाता है और उसके छिलके को हटाया जाता है, आप क्या देखते हैं? उस समय एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए। देखो, एक जो अंडा होता है इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, और अंडा के भीतर आप देखेंगे कि अंडा का भीतर एक गोला सा संरचना होता है पीले रंग का। ठीक है, और इसके ऊपर एक सफेद रंग का खोल होता है, और उसके फिर भीतर क्या होता है? व्हाइट कलर का कुछ भाग होता है। तो जो सफेद भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन। इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन ना, एल्ब्यूमिन बोलते हैं, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। देखो, जो अंडा है ना, जब उसको हम लोग उबालते हैं और ऊपर का जो खोल है उसको तोड़ देते हैं किसी चीज से ऐसे टकरा करके, तो जो उसके भीतर व्हाइट कलर का जो भाग बचता है, अंडा काटने से पहले व्हाइट कलर का भाग रहता है ना, उसको हम लोग एल्ब्यूमेन बोलते हैं। जो उबालने पर कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है, कड़ा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और पीला भाग योक है। और देखो, जो ये बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग योक बोलते हैं। यह एक एकल कोशिका का भाग है। अब देखिए, चूंकि अंडा क्या होता है? एकल कोशिका होता है, सिंगल सेल है, और इसका ये दोनों भाग हैं। व्हाइट कलर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? एल्ब्यूमेन बोलेंगे, और जो पीला कलर वाला बीच का जर्दी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। इसको आप बिना अनएडेड आई से भी देख सकते हैं ना, यही इसकी खासियत है। एक हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बड़ी होती है। अब देखो, अब आपके मन में दिमाग में विचार आ रहा होगा कि हाथी का साइज इतना बड़ा है तो क्या सर
हाथी का साइज इतना बड़ा है तो उसका सेल कोशिका का साइज भी बहुत बड़ा होता है, या फिर चींटी बहुत छोटी होती है तो उसके कोशिका का साइज बहुत छोटा होता है? नहीं, ऐसा हम लोगों के मन में भ्रम है। किसी भी जीव के साइज बड़े होने से यह मैटर नहीं करता है, किसी भी जीव के साइज बड़े होने से यह मैटर नहीं करता है कि उसके कोशिका का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। पौधा या जंतु कितना भी बड़ा हो, उसके कोशिका का साइज क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी हो ना। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से होता है। देखो, जो कोशिका का साइज है उसका टाइप कैसा है कोशिका का, उससे यह पता चलता है कोशिका का कि उसका साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। देखो, जो क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होती है ना, नर्व सेल्स जो होते हैं, वो हाथी और चूहे दोनों में कितनी लंबी होती है। और मनुष्य में भी तंत्रिका कोशिका की साइज क्या होती है, बहुत लंबी और शाखान्वित। शाखान्वित करने का अर्थ है कि उसमें बहुत सारे ब्रांच निकले हुए रहते हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है, ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य, कोशिका का संरचना कैसा होता है और प्रकार्य क्या करती है। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में आप क्या पढ़े हैं कि शरीर में कैसे अंग होते हैं, पाचन अंग होते हैं। उनके संबंध में भी आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, पाचन तंत्र तो एक चीज से मिलकर बनता नहीं है, इसमें बहुत सारे अंग मिलकर के तब पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है। अब देखो, कोई भी जो अंग बनता है, ठीक है ना, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के अंगक लगे होते हैं वे अलग अलग प्रकार के कार्य को करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण एवं अवशोषण। जैसे देखो, हम लोगों का जो शरीर होता है ना, इसमें जो पाचन की क्रिया होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, मुंह में भोजन जाता है तो इसको हम लोग सबसे पहले चबाते हैं। चबाने के बाद यह आंत में चला जाता है, तो आंत में क्या होता है, उसका फिर अलग प्रकार से चर्निंग होता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो उसका पाचन कर देते हैं। फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, तो कहीं पे अवशोषण होता है, कहीं पे पाचन होता है। उसी तरह से हम लोगों के पैनक्रियाज से, अग्न्याशय से, आ रही बात समझ में, और पित्ताशय से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करके उसके पाचन में, स्वांगीकरण में और अवशोषण में मदद करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार को करते हैं। जो अलग अलग पादप अंग है अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। अब देखो, यहाँ पे अभी बात उदाहरण चल रहा था किसका, पाचन तंत्र का। ये किससे संबंधित था, जंतु से। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल चल रहा है किसका, पादप का। कहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जब आप किसी भी पेड़ की संरचना का अध्ययन करेंगे तो पेड़ की संरचना में क्या होता है, जो उसके जड़ होते हैं, नीचे जड़ होते हैं, ये जड़ क्या काम करते हैं, ये जड़ जल के अवशोषण में मदद करते हैं और खनिज लवण के अवशोषण में भी मदद करते हैं ना। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं, और पौधे में जो पत्ती होती है, लीफ होती है, किस चीज का कार्य करती है, भोजन का संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। अब देखो क्या है, नीचे से हम लोग बढ़ेंगे ऊपर की ओर और फिर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे हायरार्की में, जैसे सबसे पहले क्या होता है, कोशिका। सबसे पहले क्या आएगा, कोशिका। कोशिका आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, कोशिका आपस में जुड़ करके उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तक। उत्तक आपस में जुड़ करके किसका, अंग का निर्माण करते हैं, किसका, अंग का निर्माण करते हैं। जस्ट इसके उल्टा साइड में यहाँ पे किताब में आपका चल रहा है, क्या बोल रहा है, अंग किससे मिलके बने होते हैं, उत्तकों से मिलके बने होते हैं। और उत्तक किससे मिलके बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार को करता है। अब देखो, उत्तक क्या होता है, उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है जो एक खास प्रकार के कार्य को संपादित करता है, विशिष्ट प्रकार के कार्य को ना। आगे हम लोग चलते हैं
इसमें देखिए आपको आगे बताया गया है कि पहेली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं। पहेली को अब क्या समझ में आ गया कि जितने भी अंग होते हैं किस चीज के बने होते हैं, ऊतक से मिलके बने होते हैं, और ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। जैसा कि अभी हम आप लोगों को समझा चुके हैं एक हायरार्की बना करके कि किस किस चीज से क्या बना होता है। छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, और कोशिकाओं ऊतक के आपस में मिलने से क्या बनेगा, अंग बनते हैं। जस्ट उसके उल्टे में चलते हैं, तो अंग किस चीज से मिला हो बनता है, ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, और ऊतक किस चीज से बनते हैं, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं ना। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, जिसके बारे में हम लोग पहले से ही चर्चा करते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। देखो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जो कोशिका होता है, कोशिका का जो सबसे बाहर का आवरण होता है, जो भीतर के बाकी चीजों को क्या करता है, ऊपर से कवर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका के मूल घटक हैं, पहले क्या है, कोशिका झिल्ली, जो सबसे बाहर का लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या आता है, कोशिका द्रव्य, क्या आता है, कोशिका द्रव्य, और लास्ट में क्या आता है, केंद्रक। देखो कोशिका झिल्ली समझ गए, इसके बीच में एक गोल संरचना होता है, कोशिका के बीच में मध्य में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, मतलब क्या, जेली जैसी, जेली की जैसी संरचना, चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यही कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं, मूलभूत घटक होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। देखो ये जो कोशिका द्रव्य है, मतलब कोशिका के भीतर जो चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है जेली के जैसा, और ये जो केंद्रक है, ये किस चीज के भीतर परिबद्ध होता है, कोशिका झिल्ली के भीतर परिबद्ध होता है, मतलब अंदर में कैद होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। देखो कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है कि एक दूसरा कोशिका जो इसके बगल में सटा हुआ है, इससे क्या करता है, ये अलग करता है। ये देखो ये जो कोशिका झिल्ली है, इधर भी एक कोशिका है, इधर भी एक कोशिका है, इसको क्या करता है, ये दोनों कोशिकाओं को सेपरेट करने में, अलग अलग करने में मदद करता है ना। अब हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। देखो कोशिका झिल्ली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। ये संरंध्र होते हैं, संरंध्र कहने का तात्पर्य है इनके बीच बीच में छोटा छोटा गैप होता है, छिद्र होता है ना, क्या होता है, छिद्र होता है, इनके बीच में गैप होता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसा गैप होता है इनके बीच में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में किस प्रकार का गैप पाया जाता है। जैसे मान लो एक हमारे पास क्या है, ये मान लो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, तो इसके बीच बीच में क्या होगा, कहीं कहीं पे छोटा छोटा चैनल बना रहता है, ब्रिज बना रहता है ना, प्लाज्मोडेस्माटा उसको कहते हैं, चूंकि यह संरंध्र होता है। और यहाँ से क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो है वो अंदर बाहर आते जाते रहता है इस ब्रिज के माध्यम से। तो यही बात यह समझाना चाह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और यह कैसी होती है, संरंध्र होती है ना। तथा विभिन्न पदार्थ के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो ये क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, संरंध्र होती है, इसके भीतर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है, जिनके सहायता से क्या होता है, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन होता है। क्या होता है, नियमन ना, मतलब कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, इस पे नजर रखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्रियाकलाप, क्या देखते हैं हम लोग, थोड़ा क्रियाकलाप के बारे में समझते हैं। देखो एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, किसी कोशिका के मूल संघटकों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, एक ओनियन ले लेना है। क्या ले लेना है आप लोगों को, एक ओनियन, मतलब प्याज ले लेना है। आप लोग एक प्याज ले लेंगे, ठीक है। प्याज लीजिए, ऊपर की सूखी गुलाबी परत, और देखो प्याज के ऊपर गुलाबी कलर का ऊपर पे चमड़ी जैसा परत होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। अब देखो क्या है, जो प्याज है उसका ऊपर का छिलका आप उतार लेंगे, ठीक है, और जब छिलका को ऐसे तोड़ेंगे, फट आएगा ना चट से आवाज, तो उसमें से क्या, एक व्हाइट कलर का छोटा सा पतला छिलका जैसा निकलता है। कभी कभी आप प्याज छिलते होंगे तो आप लोगों को दिखता होगा, व्हाइट कलर का एकदम पतला सा छिलका हट जाता है, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर, अब देखो हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक इसकी छोटी सी पतली झिल्ली निकाल लेंगे, और एक कांच का स्लाइड जो है, छोटा सा स्लाइड, जैसा स्लाइड हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो होता है, उस पर उसको हम लोग रख लेंगे, और उस पर क्या डालेंगे, जल की कुछ बूंदे, क्या डालते हैं उस पर, जल की, इस पर हम लोग कुछ बूंदे डालते हैं ना, जल की कुछ बूंदे डाल करके, और फिर उसका क्या करते हैं,
प्रेक्षण करते हैं ना। पतली झिल्ली को ब्लेड की चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। अब देखो, जो प्याज की पतली झिल्ली निकाले हैं ना, या तो उसको सीजर की सहायता से, कैंची की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो हाथ से या फिर ब्लेड से हम लोग उसको काट लेंगे। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस प्रकार मिथाइल ब्लू, अब देखो एक अभिरंजक होता है, मैं पहले बताया था ना कि विभिन्न प्रकार के अभिरंजकों के संबंध में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एक हमारे पास अभिरंजक होता है जिसका नाम है मिथाइल ब्लू। क्या नाम है? मिथाइल ब्लू। उसकी कुछ बूंदे उस किस पे, पतली झिल्ली पे हम लोग डाल करके और ऊपर से कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप थोड़ा सा छोटा सा क्या होता है, शीशे का बना हुआ छोटा सा संरचना होता है जिसको हम लोग स्लाइड के ऊपर से रख देते हैं। जैसे देखो एक स्लाइड बना हुआ है ना, स्लाइड के ऊपर यहाँ पे देखो कवर स्लिप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक कवर स्लिप जैसा दिख रहा है, ठीक है, इस पे रख देते हैं। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हों। अब देखो जब कवर स्लिप को हम लोग रखते हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार का ध्यान रखते हैं, ठीक है बच्चे, क्या ध्यान रखते हैं वहां पे, क्या ध्यान रखते हैं वहां पे, हम लोग ध्यान रखते हैं कि कवर स्लिप के भीतर पानी का बुलबुला ना आया हो। क्यों? क्योंकि पानी का बुलबुला अगर उसके भीतर आ जाएगा ना तो कोशिका के जैसा दिखने लगेगा। किसके जैसा दिखने लगेगा? कोशिका की तरह दिखने लगेगा, और इससे हम लोगों को क्या करना है, बचना है बिल्कुल ना। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं, स्लाइड को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के नीचे फिट कर देते हैं, और फिट करके उसको आईपीस पे अपना आंख रख करके और उसको सूक्ष्मदर्शी से उसका प्रेक्षण करते हैं। इसका आरेख बनाकर नामांकित क्या कीजिए, नामांकित कीजिए, और जब जैसा वो आपको दिखता है वह कोशिका, उसको क्या करना है, उसका एक फोटो बनाना है, डायग्राम आप लोगों को बना लेना है, और उसके बाद उसका क्या करना है, उसका नाम लिखना है। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। अभी आप लोगों को चित्र हम 8.5 दिखाएंगे, आप उसकी तुलना उससे कर सकते हैं। अब देखो इस प्रेक्षण का कंक्लूजन पे आते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। देख जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी कोशिका का जो सीमा होता है वो किसके द्वारा परिबद्ध होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब चूंकि जो प्याज का कोशिका है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का, प्लांट कोशिका है ना, पादप कोशिका है। और पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। एक और प्रोटेक्टिंग लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्लियर है? कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है। अब जो कोशिका है उसके बीच में, कहां पे, सेंटर में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। थोड़ा सा मैं बना लेता हूं इसको, थोड़ा प्लांट कोशिका के जैसा स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सुविधा हो जाए ना। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। हालांकि नीचे में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं वहीं से आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। मैं एक नीचे में स्ट्रक्चर है वहीं से दिखा देता हूं थोड़ा सा बना करके इसको, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो ना। चलो देखो बना ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोशिका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपने से। देखो ये क्या है, प्लांट का कोशिका के जैसा इसकी संरचना लगभग है। थोड़ा मैं जल्दीबाजी में हूं तो थोड़ा जल्दी से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो एक कोशिका का संरचना है, किसका, पादप कोशिका का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें अंदर में होगा कोशिका झिल्ली। क्या होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और देखो इसके बाहर में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। और इसके बाहर में क्या होता है, क्या, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली। क्या होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है ना, दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एक होता है, क्या बताइए, वैक्यूल, रसधानी। क्या होता है, रसधानी, वैक्यूल होता है ना। और देखो इसमें क्या होता है, फिर एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। जो मुख्य चीजें हैं मैं उसी को लिख रहा हूं अभी, ठीक है, ताकि समय बचे ना। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। दिख रहा है सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए केंद्रक होते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, अब देखिए जो केंद्रक है और कोशिका झिल्ली के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में क्या होगा, पहले बताया ना आप लोगों को, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है,
कोशिका द्रव्य, कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य ना। अभी आप लोगों को एक बार फिगर दिखा करके मैं समझाऊंगा फिर से। कोशिका द्रव्य इसके मध्य में भरा रहता है, ठीक है। अभी आप लोग लास्ट में वीडियो में बने रहिए, लास्ट में 2 फोटोग्राफ्स दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, मैं उसको डिटेल में भी आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए ना। अभी जो यहाँ पे दिया हुआ इस बात को समझाने के बाद लास्ट में जब वहां पे फोटो मिलेगा तो उसको मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। चलिए अभी हम लोग आगे आते हैं और पहले इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या कहता है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। अब देखो प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा इसको मैं वाइड करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो जैसा कि बताया, इसमें देखो लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, इस प्रकार का जो ये लाइन दिख रहा है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली के ऊपर का एक और आवरण है कोशिका भित्ति, और उसके भीतर क्या है? कोशिका झिल्ली। और बीच में जो आप लोगों को ये बीच वाला जो संरचना दिख रहा है, ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। और इसके बीच में जो जेली के जैसा द्रव्य भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसा कि अभी फिगर में नीचे आप लोगों को हम समझा दिए कि इसके भीतर में प्याज का जो झिल्ली का कोशिका होता है, उसके भीतर में कैसा होता है? एक जेली के जैसा, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, लिसलिसा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। मैं जानना चाहता हूं, अभी बच्चा है, देखो यहाँ एक बच्चे का चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बच्चा जानना चाहता है कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। जो पौधे होते हैं उन्हें कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। जो कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत भी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके बारे में हालांकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखो कोशिका झिल्ली के अलावा उसके बाहर से एक और संरचना पौधों के कोशिका में पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति क्या कार्य करता है? पहले तो जो कोशिका भित्ति के भीतर जितनी भी संरचनाएं हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, ये सबको आबद्ध करके एक साथ जोड़ करके रखती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? कोशिका को यह प्रोटेक्शन देने का, सुरक्षा देने का कार्य भी करती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, देखो जो पौधे का जो कोशिका होता है ना, उनको कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे क्या होता है, पौधे तो सीधा सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, उसको तेज आंधी का भी सामना करना पड़ता है, तो उनके पास क्या होता है? ताप के परिवर्तन को सहना पड़ता है। कभी बहुत ठंड रहता है, कभी बहुत धूप रहता है, तो उनके पास कपड़ा तो होता नहीं हम लोगों के जैसा गर्म कपड़ा, ठीक है। कभी बहुत तीव्र हवाएं चलती हैं तो उससे भी उनको सामना करना पड़ता है। और क्या है? वायुमंडलीय नमी, और बरसात के दिनों में बहुत वायुमंडलीय नमी होती है, उसका भी उनको सामना करना पड़ता है। तो इन विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते। अब देखो पौधे में एक खास प्रकार के गुण होता है कि उनमें गति नहीं होती है, वो चल नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है? इन सारी चीजों को एक ही जगह खड़े खड़े बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है, ठीक है। आप इनकी स्लाइड भी इसी प्रकार बना सकते हैं। देखो यहाँ 3 प्रकार के पौधों का नाम लिया गया है। सबसे पहला क्या है? ट्राइडेस्केंसिया, पहला प्लांट क्या है? ट्राइडेस्केंसिया। दूसरा क्या है? इलोडिया, दूसरे प्लांट का क्या नाम है? इलोडिया। और तीसरे प्लांट का नाम है रोइयो, ठीक है। इन तीनों पौधों के पत्तियों का आप अध्ययन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पत्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। पत्ती में खास प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, पत्ती में खास प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाए थे। जैसे देखो कोशिका के अध्ययन के लिए, विभिन्न प्रकार के कोशिका के अध्ययन के लिए हालांकि विभिन्न प्रकार के स्लाइड का निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 3 प्रकार की पत्तियों के झिल्ली के कोशिका हैं, उनके अध्ययन के लिए हम लोग जैसे प्याज के झिल्ली का क्या बनाए थे? स्लाइड बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से स्लाइड बना करके इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में और देखते हैं पहेली ने बूझो से क्या पूछा। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें दो एक लड़के और एक लड़की पहेली और बूझो बात करते रहते हैं। तो पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी प्रेक्षण कर सकता है। अब पूछ रही है पहेली नाम की जो लड़की है, बूझो से पूछ रही है कि भाई साहब
क्या हम लोग जिस प्रकार से पौधे के कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं वैसे जंतु कोशिका का भी अध्ययन कर सकते हैं? अब देखो, हाँ, हम लोग जंतु कोशिका का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसको कहाँ पे अध्ययन करेंगे? क्रियाकलाप 8.4 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या है। एक स्वच्छ दांत खोदनी यानी टूथपिक अथवा माचिस की तिल्ली जिसका क्या लेना है, मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा लिया गया हो। देखो, सबसे पहले तुमको क्या लेना है, एक माचिस की तिल्ली ले लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं इसी बात को समझा देता हूँ आपको सीधा सीधा, ठीक है। उसके क्या करेंगे, जो मसाला लगा हुआ रहता है, लाल फॉस्फोरस एक तरफ लगा होता है, उसको हम लोग तोड़ लेंगे और उसके पीछे वाले भाग से अपने गाल को थोड़ा सा खुरचेंगे अंदर अंदर डाल करके, और खुरचने पे थोड़ा सा व्हाइट कलर का क्या आ जाएगा, उस पर व्हाइट कलर का परत गाल का छूट करके आ जाएगा। और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। और स्लाइड पे क्या करते हैं, स्लाइड में रखने के बाद इस पे कुछ थोड़ा एक आध बूंद पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी की कुछ बूंदे डालते हैं, और जिसमें क्या मिला हो, आयोडीन का विलयन मिला हो। क्या मिला हो, आयोडीन का विलयन पहले से मिला हो। आयोडीन के विलयन के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, मिथाइल ब्लू का। इसको दो तरह से डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है ना। पहला क्या है, या तो हम लोग आयोडीन विलयन से इसको रंग सकते हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास, मिथाइल ब्लू है, ठीक है। इसका 1 और 2 बूंद उसके ऊपर टपकाएंगे और उसके बाद उस पर कवर स्लिप लगा करके उसको हम लोग उसका प्रेक्षण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें कोशिका भित्ति क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। चूंकि क्यों कोशिका भित्ति नहीं है, चूंकि यह जंतु कोशिका है। हम लोग अपने गाल के भीतर से निकाले हैं ना, तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या होता है, जंतु होता है। इसमें कोशिका द्रव्य क्या है, प्रेजेंट है। इसमें केंद्रक भी है जिसकी पहचान आप कर सकते हैं। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा इसकी संरचना को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, मनुष्य की गाल की कपोल कोशिकाएं ना, हम लोगों ने अपने गाल से जो खुरच करके थोड़ी सी कोशिकाएं निकाली थी, जिसके अध्ययन के संबंध में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसका देखो ये फोटो है। उसके फोटो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं है, सिर्फ क्या है, कोशिका झिल्ली मौजूद है। और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक केंद्रक है, और इसके बीच बीच में इधर क्या फैला हुआ है, इधर कोशिका द्रव्य फैला हुआ है। और जो इसकी कोशिका झिल्ली है, इसको दूसरे कोशिकाओं से क्या कर रही है, अलग कर रही है ना। ये मनुष्य की गाल की कपोल कोशिकाएं हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के संबंध में। किसके संबंध में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के संबंध में पढ़ेंगे। देखो, कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है, जेली जैसा चिपचिपा, जैसे हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं, जो कहां पे पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब देखो, बाकी जितने भी कोशिकांग होते हैं, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, ये सब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं भाई साहब, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कोशिका हो गया, कोशिका के भीतर एक केंद्रक हो गया, और केंद्रक के बाद बाकी जो जितने भी कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद फिर राइबोसोम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं भाई साहब, ये सब प्रेजेंट रहते हैं किसमें रहते हैं, समझ में आ रहा है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये सब प्रेजेंट रहते हैं किसमें, कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट रहते हैं ना, ठीक है। इनका नाम देखो लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जब आप आगे की कक्षा में क्लास 9th में जाएंगे तो इसके विषय में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा समझते हैं केंद्रक के बारे में, केंद्रक में क्या होता है। अब हम लोगों के पास सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है कोशिका का, जिसका नाम है केंद्रक, उसके बारे में पढ़ेंगे। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है। देखो, केंद्रक जो होता है ना, जनरली कैसा होता है, गोल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। और कोशिका के कहां पे, मध्य में स्थित होता है। लेकिन यह क्या, जंतु कोशिका के मध्य में होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, थोड़ा सा केंद्र से अलग होता है ना, और कोशिका भित्ति से थोड़ा सटा हुआ रहता है, ठीक है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। देखो, जो केंद्रक है, केंद्रक को रंगने के लिए जो अभिरंजक प्रयोग किया जाता है थोड़ा अलग तरह का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको रंग लेते हैं, अभिरंजित कर लेते हैं, तो इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। अब देखो, केंद्रक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लोगे बेटा, ठीक है।
क्या कहता है, थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो जो केंद्रक होता है ना, इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है ना, जिसमें छोटे छोटे रंध्र बने रहते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे रंध्र है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रंध्र। और ये जो झिल्ली देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और इसके बीच में एक गोल संरचना होता है, एक गोल संरचना होता है, सघन संरचना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका ना, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसमें धागे के समान बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, धागे के समान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। ये जो धागे के समान संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र ना। अरे ये बात समझ में। देखो इसमें क्या लिखा है, द्वारा अलग रहती है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है, जैसा कि हम आप लोगों को बता दिए हैं कि यह झिल्ली क्या होती है, संरंध्र। इनके बीच बीच में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कौन, कोशिका झिल्ली नियंत्रित करती है ना। आगे देखिए क्या कहता है, आगे बताता है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। जैसा कि अभी हम बताएं, छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, छोटी सघन संरचना को बोलते हैं केंद्रिका, अथवा इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमोजोम बोलते हैं और हिंदी में इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारक हैं। अब देखो गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के भीतर क्या होता है, इसी के भीतर जीन होते हैं। इसके भीतर क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो क्या करते हैं, जीन का क्या कार्य है, ये अनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो जो एक कोशिका है ना, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। उस धागे के समान संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। जीन का क्या कार्य है, जैसे जीन का कार्य है कि अपने पिता या माता का जो कैरेक्टर है या किसी भी जीव का जो कैरेक्टर है, उसको उसके संतान में पहुंचा देना। क्या, कहां पहुंचा देना, संतान में। जैसे कुछ कैरेक्टर मैं बता देता हूं, मान लो मेरे आंख का रंग नीला है, कैसा है, नीला है, तो मेरा जो बच्चा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके आंख का रंग भी नीला हो। और ये बात समझ में, या मेरा कान जैसा है, मेरा हाथ जैसा है, ये सारे गुणों को जो अपने भीतर समाहित करके एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। और जीन क्या होता है, गुणसूत्र पे छोटे छोटे बीड के समान संरचना होती है। गुणसूत्र कोशिका के विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब देखो ये जो धागे की समान संरचना जो है ना, जिसका नाम अभी हम लोग गुणसूत्र कह रहे हैं, जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो ये क्या होता है, कॉन्डेंस हो जाते हैं ना, थोड़े सघन हो जाते हैं, और सघन होकर के एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, जो मेन गुणसूत्र है, ठीक है। और वो कोशिका विभाजन के समय बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जीन। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, जीन। जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। अनुवांशिक, अनुवांशिक शब्द एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। क्या है ये, अनुवांशिक शब्द नया शब्द है। जो गुण है हम लोगों के भीतर, मतलब पेरेंट्स से, मतलब जो माता पिता हैं, उनके गुणों को संतान तक पहुंचाने की जो प्रक्रम है, क्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है, अनुवांशिक प्रक्रम ना। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। कौन, जीन, जीन करते हैं ऐसा, ठीक है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम पहले ही आप लोगों को समझा चुके हैं, यदि आपके पिताजी का आंख भूरी है तो संभव है कि आपके आंख भी भूरी हैं। यदि आपके माताजी का घुंघराला बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। देखो केंद्रक तो एक कार्य यह करता है कि जो हमारे भीतर अनुवांशिक गुण है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, उनको पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाता है। और दूसरा कार्य क्या, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग समझ रहे हो ना जी, पेरेंट्स मतलब माता पिता हो गया, और ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे हो गए, मतलब माता पिता से गुणों को कहाँ, बच्चों तक पहुंचाता है। और दूसरा क्या कार्य करता है, कोशिका को भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है ना। यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमारे पास दो बातें थी।
पहला बात यह था कि जो जेली के समान संरचना थी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोशिका द्रव्य, क्या कह रहे थे, कोशिका द्रव्य ना, कोशिका द्रव्य। और दूसरा जो संरचना था, दूसरा जो केंद्रक के भीतर मौजूद था उसको हम लोग कह रहे थे केंद्रक द्रव्य। क्या कह रहे थे, केंद्रक द्रव्य। मतलब केंद्रक के भीतर जो जेली के समान चिपचिपा पदार्थ है उसको केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका के भीतर है उसको कोशिका द्रव्य। जब इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से इसका बात करते हैं, एक साथ जब दोनों को हम लोग जोड़ करके बात करते हैं तो इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, कोशिका का जीवित पदार्थ बोलते हैं ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधे जंतु और, पहली ये देखो पहली का है फोटो, पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। पहली एक प्रश्न पूछ रही है, क्या प्रश्न है, कहती है कि क्या पौधे का, जंतु का और जीवाणु की कोशिका के केंद्रक की संरचना एक जैसी होती है। अब आइए देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छुपा हुआ है और जो छूट गया था पहले, जिसके संबंध में हम लोग चर्चा अभी नहीं किए हैं, वह यह है कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। अरे बात समझ में, क्या पूछ रही है पहले, वह जानना चाहती है कि पौधों के, जंतु के और जीवाणु की कोशिका का केंद्रक एक समान होता है। तो ऐसा नहीं होता है, और इस प्रश्न का भी हम लोग उत्तर समझने का कोशिश करेंगे। जीवाणु कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होते हैं। जैसे देखिए हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो बहुकोशिक जीव हैं उनके केंद्रक कैसे होते हैं, सुस्पष्ट एवं सुसंगठित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो जीवाणु हैं उनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, सुस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक के बाहर कोई आवरण नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। इसे क्या कहते हैं, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट हो, और जिसके उसके भीतर की जो मटेरियल है, पदार्थ हैं, वो बिखरे हुए हों। इस प्रकार के जीवों को हम लोग कैसा जीव कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहते हैं, ठीक है। या फिर इस प्रकार के कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इनके उदाहरण है। अब देखो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के दो उदाहरण हैं, पहला है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, और दूसरा नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, समझ में आ रही है। ये दोनों कैसे हैं, एक कोशिक जीव है ना। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोट कोशिका। अब देखो पहला तो हम लोग समझ गए कि जिसके भीतर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगा, और केंद्रक के जितने भी गुणसूत्र वगैरह हैं वो फैले बिखरे रहेंगे पूरे कोशिका में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। लेकिन एक दूसरा प्रकार यह है, जो बड़े जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव होते हैं, या जिनका केंद्रक सुस्पष्ट होता है और जिस पे केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स कहेंगे। तो इस तरह से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं ना। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। कहता है कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया है, इसे रिक्तिका कहते हैं। देखो जो प्लांट का जो सेल मैंने पहले बनाया था, इस तरह का जो प्लांट का सेल है, इसमें देखिए बीच में क्या होता है, बहुत खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान का क्या नाम रखा गया है, इस खाली स्थान को हम लोग कह सकते हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है रिक्तिका। इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं ना, रिक्तिका कहते हैं। यहां तक हो गया। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है। ये क्या होता है, प्लांट कोशिका में एक होगी और इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है, गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। लेकिन देखो
पौधे की कोशिका में रिक्तिका क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें रिक्तिका कैसी होगी, छोटी छोटी होगी ना, छोटी छोटी रिक्तिका होगी। या कभी कभी तो रिक्तिका एब्सेंट होता है जंतु के कोशिका में। क्लियर है? कोशिका के अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राइडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। अब देखो, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें ट्राइडेस्केंसिया या रोइयो के पत्तियों का आप अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पे आप देखेंगे होंगे कि वहां पे बहुत छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं दिखाई देती हैं। वे पत्ती की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। वो क्या होता है, पत्ती का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसमें बिखरा रहता है, इधर उधर छिटका रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लेस्टिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लेस्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। देखो, प्लेस्टिड अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हल्का लालिमा लिए हुए रहते हैं, कुछ पीले रंग के होते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं ना। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। चलो आगे देखो, हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरे रंग का जो प्लेस्टिड है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट अथवा क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं ना। दोनों बात यहां पे समझाया गया है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या फिर हरित लवक भी कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। देखो, जो पत्ती होता है उसमें ग्रीन कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है, हरा रंग उसका किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यही क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और ये जो क्लोरोफिल हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बच्चे, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे कि पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना अब हम लोगों को करना है। अभी तक हम लोग कोशिका के संबंध में जितनी भी मुख्य बातें थी उन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास एक चीज चर्चा करने के लिए बाकी रह गया है, वह है पादप एवं जंतु कोशिका के बीच में अंतर या समानता। ठीक है, मतलब उनका तुलना करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में थोड़ा तुलना करेंगे ना, थोड़ा तुलना करेंगे। देखिए, दो तरह की कोशिकाएं हमारे पास अवेलेबल है। एक है हमारे पास पादप कोशिका और दूसरा है हमारे पास जंतु कोशिका। सबसे पहले पादप कोशिका हम लोग समझेंगे। जो पादप कोशिका होता है उसमें क्या होता है और जंतु कोशिका में क्या होता है। देखो, एक एक करके हम लोग इसको लेते हैं। देखो, हमारे पास बाएं साइड है कोशिका का भाग। यहाँ पे हम लोग कोशिका के भाग के बारे में लिखे हैं। यहाँ पे क्या है, पादप कोशिका। इधर क्या है, पौधों के कोशिका के बारे में है, और इधर है जंतु कोशिका। ठीक है, इसको करके हम लोग एक एक करके लेंगे। पहला कहता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में भी ये उपस्थित होते हैं, दोनों जगह। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। अब आता है दूसरा बात कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब उपस्थित होगा, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तीसरा है हमारे पास केंद्रक। तीसरा है केंद्रक। केंद्रक दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं, पादप के कोशिका में भी उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। अब चौथा है हमारे पास केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। अब हमारे पास है कोशिका द्रव्य। कौन सा चीज है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य पादप में उपस्थित होते हैं, जंतु में भी उपस्थित होते हैं। लास्ट में है हमारे पास प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। देखो, प्लास्टिड सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसीलिए तो जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। रिक्तिकाएं, रिक्तिका के संबंध में बताते चले आप लोगों को। पादप कोशिका में यह कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में कैसा होता है, छोटा होता है। बस इतनी ही बातें आप लोगों को पढ़नी थी इस चैप्टर के अंतर्गत। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और जहां भी आपको कुछ कमियां लगती हैं उसके संबंध में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यदि कोई डाउट रह गया हो कहीं पे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।